हमारे हिंदी विद्यार्थियों का स्वागत है इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और ये जो कोर्स है इसमें हम जो स्किल्स, जो टेक्निक्स सीखेंगे वो कॉमन है एथिकल हैकिंग के लिए, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, रेड टीम इंजीनियरिंग के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। अब ये इन टर्म्स का क्या मतलब है तो वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जो डोमेन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो ये बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत ही वास्ट डोमेन है जिसका एक छोटा सा हम ओवरव्यू आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझने वाली बात ये कि ये जो कोर्स है ये वैसे देखा जाए तो जो बड़ा डोमेन है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक छोटा सा भाग जो होता है वो है साइबर सिक्योरिटी का। और ये जो कोर्स जिस पे हम अभी ध्यान दे रहे हैं, जो जो हमने अभी शुरू किया है, ये कोर्स है साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक छोटा सा भाग। तो ये है एक ओवरव्यू इस कोर्स का। अब देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या। तो कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, अब वो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब मान लीजिए कि कोई डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो जो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है, ठीक है। तो वो जाहिर है कि सालों से उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स डेवलप किया है, और जाहिर है वो प्रोडक्ट के डिज़ाइंस हो गए, उन प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट्स हो गए, राइट। सो ये सारे चीज़ उनके अपने मेहनत से बनाए हुए, कितने सालों का मेहनत लगा उसमें, और तो वो उनके अपने राज होते हैं, बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, या फिर कॉन्फिडेंशियल डिज़ाइंस होते हैं वगैरह। तो ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, ये जो डोमेन है, इसमें अलग अलग पहलू हैं। और हम समझने की कोशिश करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये सब जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए हो गया, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम्स आ गए, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होता है या फिर फेस आईडी चाहिए होता है एंट्री लेने के लिए, ठीक है। और ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए, भाई हर फ्लोर पे हमने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए हैं, एंट्रेंस पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए हैं, और पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए हैं। डेटा स्टोरेज के जो मतलब डेटा सेंटर जो है जहाँ पे सर्वर्स लगाए हुए हैं, या फिर कोई क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो वहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन है, राइट। फिर हो गया सीसीटीवी कैमरास का जो सिलसिला है कि हाँ भाई, हमने हर फ्लोर पे इतने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए, हमने हर एंट्रेंस पे ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया वगैरह वगैरह। तो फिर हो गया एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, जहाँ पे बोला जाएगा कि मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉई जो है वो यूएसबी ड्राइव, जो पेन ड्राइव होता है, वो यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो उनका अपना कुछ इंटरनल कुछ तरीका होगा, ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी है वो कहता है कि नहीं, आप जो है एक्सटर्नल यूएसबी, जो आपका जो पर्सनल पेन ड्राइव होगा या थंब ड्राइव होगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो और एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको डिसेबल भी करके रखा होगा, मतलब आप कनेक्ट भी करते हो तो भी जो ड्राइव है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता, राइट। और फिर ये देखिए, जैसे ये गेटेड एरिया होगा, जहाँ जहाँ पे छोटा सा डेटा सेंटर है या फिर जो सर्वर्स रखे हुए हैं, तो उनको लॉक एंड की में रखा गया है। तो मतलब जिसके पास चाबी है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, और दो दो चाबी होंगे, एक साथ जब वो ऑपरेट करेंगे तभी खुलेगा वगैरह वगैरह, राइट। और फिर देख लीजिए कि कभी कभी ऑफिस में जो है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के वो बिल्डिंग में आग लग गया, या पता नहीं कोई इमरजेंसी हो गया, तो उसके लिए फिर प्रोटेक्शन का जो इक्विपमेंट होता है, पानी का सप्लाई हो गया, तो ये सब भी होना चाहिए, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग पहलू हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बचाने के अलग अलग तौर तरीके।
फिर आते हैं और भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, या कोई कंपनी है जिसके डिज़ाइंस जो हैं, जो प्रोडक्ट के डिज़ाइंस हैं, वो कोई 3D सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में स्टोर होते हैं वगैरह वगैरह। तो उनके बैकअप्स निकालेंगे जितना जल्दी, मतलब जितने बार हो सके, दिन में एक बार बैकअप निकलता है, या 1 घंटे में एक बार बैकअप निकलता है वगैरह वगैरह, या कोई 1 हफ्ते में एक बार करता है, कोई 1 महीने में एक बार करता है। और फिर और एक तरीका है कि भाई वो बोलेंगे कि अरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी हम बुलाते हैं, हमारे सारे जो जो सिस्टम्स हैं वो हम ऑडिट करवाते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर जो सॉफ्टवेयर वाले कंपनीज़ होते हैं, या फिर मान लीजिए जो जिनके प्रोडक्ट्स में, मतलब जिन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, या फिर उनकी जो डिज़ाइंस है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, तो वो जो है वो ऑनलाइन रेपोजिटरीज़ होते हैं। तो उनके अंदर वो कोड कमिट करके एक कॉपी वहाँ पे क्लाउड में रख लेते हैं, या फिर अपने खुद के सर्वर में रख लेते हैं। और फिर उसके बाद जो जिनको हम बोलते हैं रिडंडेंट रिसोर्सेज, मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसको चाहिए 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो अब जाहिर है कि भाई एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, लेकिन पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गया, उस दिन वो नहीं चला, तो फिर बैकअप कनेक्शन भी होना चाहिए। तो इस तरह से 2 इंटरनेट कनेक्शंस मेंटेन करते हैं, राइट। और ये भी हो सकता है कि अरे हाँ बाबा, कि ऑप्टिक फाइबर वाला कनेक्शन अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो फिर 4G या 5G बेस्ड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन भी वो रख सकते हैं बैकअप के लिए वगैरह वगैरह। और फिर ऐसे ही रिडंडेंट स्टोरेजेस का मैकेनिज़्म भी होता है। जैसे मान लीजिए कि जो सर्वर्स हैं, हर सर्वर में डिस्क मिररिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कि RAID 0 या RAID 1 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने सेटअप करके रखा है कि हाँ भाई, एक हार्ड डिस्क में जब राइट होता है तो वही सेम कंटेंट साइमल्टेनियसली और भी जो हार्ड डिस्क होते हैं, जो मिररिंग वाले हार्ड डिस्क होते हैं, उसमें भी, या SSDs जो भी है, तो उनमें भी राइट होते हैं। वैसे ही वो रिडंडेंट सर्वर्स भी रख सकते हैं। तो ये जो रिडंडेंसी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है, तो किसी भी हद तक ये हो सकता है। और फिर वो बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में भाई हम लोग ऐसा पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं कि पासवर्ड का स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड को हम हर हफ्ते में एक बार रोटेट करते हैं, मतलब नया पासवर्ड यूज़र्स को बोलते हैं कि आप नया पासवर्ड ले लीजिए, नहीं तो आपका जो पुराना पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गया, तो फिर आप लॉगिन नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो ये सारे अलग अलग हम जो देख रहे हैं पहलू हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। अब आ जाते हैं, आपको याद है जो मैंने पहले आपको डायग्राम दिखाया था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये जो इतना बड़ा सा जो एरिया है, ये डब्बा है, ये तो ये जो एरिया है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हो गया। अब इसके अंदर एक छोटा सा भाग है साइबर सिक्योरिटी का, जो हम अभी देखने और समझने वाले हैं। तो अब देखिए, साइबर सिक्योरिटी का ऑफिशियल जो टर्म है वो एक्चुअली कंप्यूटर सिक्योरिटी है। तो जिसको हम कंप्यूटर सिक्योरिटी बोलते हैं, उसको ज़्यादा फैंसी तरह से साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या कुछ है, तो देखिए, जैसे सर्वर्स हो गए, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो सर्वर्स हो गए, और जो छोटे कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, जैसे लैपटॉप्स हो गए, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, या फिर फ़ोन्स हो गए, आईफोन, एंड्रॉयड, या जो भी है, ठीक है, स्मार्टफोन्स। और फिर टैबलेट्स हो गए, जो आईपैड और एंड्रॉयड के जो टैबलेट्स आते हैं वो, फिर वेब कैम्स हो गए, और IoT डिवाइसेस हो गए, फिर क्लाउड स्टोरेज हो गया, क्लाउड पे जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है वो हो गए। उसके बाद जो छोटे मोटे जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, रेजिडेंशियल रूटर्स जिनको बोलते हैं वो, और फिर जो इंडस्ट्रियल ग्रेड रूटर्स होते हैं, जो बड़े, जो ज़्यादा पावरफुल रूटर्स होते हैं, जैसे सिस्को का हो गया, तो इस तरह के रूटर्स। तो पॉइंट ये है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंदर, इसके दायरे में हर उस डिवाइस का हार्डवेयर के हिसाब से और सॉफ्टवेयर के हिसाब से सिक्योरिटी आ जाता है, जिसको, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। तो ये हो गया कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसको ऑल्टरनेटली आप साइबर सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं।
तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी, उसके अंदर आता है सॉफ्टवेयर जैसे फायरवॉल या कभी कभी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी होता है, ये हो गया। फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हो गए, फिर आपका जो एंटीवायरस है या मालवेयर स्कैनर है। और कभी कभी ये होता है कि भाई कोई एप्लीकेशन बना तो उस एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होंगे कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा तो ये फीचर्स उसको एक्सेस मिलेंगे, और नॉर्मल यूज़र्स एक्सेस जब लॉगिन करेंगे तो उनको ये फीचर्स एक्सेस होंगे वगैरह। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ऑथेंटिकेशन, जो कि फिर बायोमेट्रिक एक्सेस या फिर पासवर्ड बेस्ड रहेगा, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने अकाउंट्स में लॉगिन होंगे लेकिन थंब इम्प्रेशन मतलब फिंगरप्रिंट देने के बाद, या फिर जो ऑथराइजेशन हो का एस्पेक्ट हो गया, जहाँ पे मतलब आप अगर एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपके जो प्रिविलेजेस है वो उसी लेवल पे रहेंगे, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है तो उसके फिर प्रिविलेजेस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे वगैरह। तो ये सब हो गया साइबर सिक्योरिटी का। अब ये ध्यान रहे कि साइबर सिक्योरिटी जो है ये 2 लेवल पे होता है, मतलब ब्रॉडली अगर आप देखें तो ये 2 लेवल पे होता है। तो एक हो गया हार्डवेयर के लेवल पे, और दूसरा जो लेवल है नेक्स्ट जो हायर लेवल है वो है सॉफ्टवेयर का। अब ये सॉफ्टवेयर वाले लेवल के अंदर फिर आप ये 3 लेयर्स आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एक हो गया डिवाइस ड्राइवर्स का, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर हैकर हो या फिर कोई थ्रेट हो जो 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 हार्डवेयर को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, या फिर जो डिवाइस ड्राइवर्स है इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या फिर एप्लीकेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो अल्टीमेटली वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा। ये है बात, राइट। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे इनको 2 अलग हिस्सों में बांट दिया। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि हार्डवेयर से अगर आप शुरू करते हैं तो हार्डवेयर का एक लेवल हो गया, फिर नेक्स्ट लेवल पे हो गया सॉफ्टवेयर, जो फिर अलग डिवाइस ड्राइवर्स में और ऑपरेटिंग सिस्टम में और एप्लीकेशंस में बटा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अपने हार्डवेयर को, डिवाइस ड्राइवर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशंस को हर लेवल पे सिक्योर बनाना है। ये है साइबर सिक्योरिटी का मकसद। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एनालॉजी देना चाहूँगा, मतलब एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए कि इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अब मान लीजिए कि एक इंसान है, अब मेल फीमेल जो भी है, तो उस इंसान में फ़िज़िकल फिटनेस है और उस इंसान ने कॉम्बैट स्किल्स हासिल कर लिए। अब कॉम्बैट स्किल्स का मतलब ये हो गया कि भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट उसको पता है, कराटे, कुंग फू, मार्शल आर्ट्स जो भी है, और फायर आर्म्स यूज़ करना आता है, मतलब पिस्टल चलाना, असॉल्ट राइफल चलाना, या फिर ग्रेनेड ऑपरेट ग्रेनेड फेंकना वगैरह। तो ये सारे स्किल्स उसको आते हैं। और जो इंसान है बहुत ही फिट है, मान लीजिए 10 किलोमीटर का मैराथन आराम से वो दौड़ लेता है, और पुशअप्स कर लेता है, फिर दीवार चढ़ लेता है, पेड़ चढ़ लेता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो स्किल्स हैं, राइट, तो ये कॉमन स्किल्स हैं। अब ये कॉमन स्किल्स लेके एक इंसान आगे चल के क्या बन सकता है? वो एक पुलिस ऑफिसर बन सकता है, वो एक फ़ौजी बन सकता है, या फिर वो रॉ में या सीबीआई जो भी अपने सीक्रेट सर्विसेज जो इंडिया के अंदर है, तो वो उसका भी ऑफिसर बन सकता है। तो आप ये समझिए कि ये जो कॉमन जो मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉमन है। मतलब आप अगर पुलिस ऑफिसर है तो जाहिर है कि आपके पास ये स्किल्स ऑलरेडी होंगे, अगर आप फ़ौजी है तो आपके पास जाहिर है ये स्किल्स ऑलरेडी होंगे, और अगर आप सीक्रेट सर्विस में है, मतलब रॉ में है या आईबी में है, तो भी आपके पास ये स्किल्स ज़रूर होंगे, राइट। तो इसी एग्ज़ाम्पल के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे ये समझने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी में जब, और इस कोर्स का जो फोकस है इस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये समझना है कि एक बेसिक स्किल सेट होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, राइट। तो अगर आप ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्किल अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो यहाँ से आप आगे एथिकल हैकिंग के रूट में जा सकते हैं, मतलब आप एथिकल हैकर बन सकते हैं,
या फिर आप एक रेड टीम इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, या फिर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर ही बन सकते हैं, या फिर आप एक साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर्स भी होते हैं तो वो भी बन सकते हैं। तो ये सारे जो स्किल्स हैं ये इस कोर्स से हम सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। और जब मैंने ये जो डायग्राम बनाया तो इससे ये मेरा मतलब नहीं कि एथिकल हैकिंग जो है वो कम्प्लीटली अलग स्किल सेट है रेड टीम इंजीनियर से, जो कि फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी से फिर कम्प्लीटली अलग स्किल सेट है ना, ये तीनों में फिर ओवरलैप है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो एथिकल हैकर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रेड टीम इंजीनियर्स का काम करते हैं, फिर रेड टीम इंजीनियर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम करते हैं। तो इस तरह से एक इन तीनों स्किल सेट्स में ओवरलैप है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो बेस है, वो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर फिर इंसान जो है जो सीखने वाले हैं जो, तो वो एथिकल हैकिंग की तरफ जा सकते हैं, वो रेड टीम इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं, या फिर वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरफ जा सकते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के दिशा में भी जा सकते हैं। अब देखिए, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एक आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए। अब ये कोई वेब एप्लीकेशन हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकता है, कोई मोबाइल ऐप हो सकता है, या कोई भी, या फिर एक आईओटी का एक सिस्टम हो सकता है, राइट। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मकसद ये है कि आप एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट्स कंडक्ट करोगे। आप एक उस सिस्टम पे आप काफ़ी सारे उसको उसको टटोल के आप उसके जो है अलग अलग पहलू पे आप उसको एग्जामिन करोगे, आप उसको समझने की कोशिश करोगे कि कैसे काम करता है, राइट। और उस पे आप एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट्स आप करते हो, राइट। और जाहिर है कि हमारा मकसद ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग से कि हम ये हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम कितना अच्छा है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब सिक्योरिटी के टर्म्स से, सिक्योरिटी के नज़रिए से वो कितना तगड़ा है, कितना वो तगड़ा सिस्टम है। और जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो फोकस है, मतलब जो ध्यान है, वो पूरा सिक्योरिटी और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट से ही होगा। हमको कोई मतलब नहीं कि भाई पता नहीं क्या ओटीपी का जो फ्लो है वो काम नहीं कर रहा, या फिर कीबोर्ड से इनपुट है वो ठीक तरह से नहीं चल रही, ये सब नॉर्मल फंक्शनलिटी, इससे कोई मतलब नहीं होता पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे फोकस पूरा सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों पे ही होता है। अब जाहिर है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे जो सिंपल लेकिन जो जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो है तरीका मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। इसके अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। फिर वैसे ही पार्शियली ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आता है, फिर ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आता है, राइट। तो ये हम आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो तरीके हैं ये हम काफ़ी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ओवरऑल जो फ़िलॉसफी है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का वो है जिसको हम बोलते हैं नो योर टारगेट, मतलब अपने दुश्मन को या अपना जो मकसद है, अपना जो टारगेट है उसको जानो, उसको पहचानो, उसको गहराई से उसको समझने की कोशिश करो, ताकि तुम बाद में आगे जाके उसको ब्रेक कर पाओ या फिर उससे तुम जूझ पाओ। ये है मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मकसद, ये है उसका मतलब। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में 3 अलग टेक्निक्स हैं या फिर 3 अलग लेवल्स हैं मान लीजिए। तो एक हो गया ब्लैक बॉक्स, एक हो गया ग्रे बॉक्स, एक हो गया वाइट बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि देखो बाबा ये एप्लीकेशन है, बस अब इसमें देखो इसमें क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के नज़रिए से इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आप खुद ही पता करो और हमको बताओ। ये हो गया ब्लैक बॉक्स, राइट। तो जो जिनके लिए आप काम कर रहे हो या फिर जो आपका जो भी टारगेट है उसका सिर्फ इतना सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ एक लाइन में आएगा कभी कभी कि ये है आपका टारगेट, देख लो, बस ख़त्म, राइट। और ग्रे बॉक्स जो टेस्टिंग होता है, इसमें जो आपका जो टारगेट है उसके बारे में आपको
कम से कम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अरे हाँ बाबा ये देखो ये जो है ये इस पे होस्टेड है, ये क्लाउड पे होस्टेड है, इसका जो है ये आईपी एड्रेस पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये वेब एप्लीकेशन चल रहा है, इसका जो वेब सर्वर है वो इंजिनेक्स वेब सर्वर है, या फिर इसका जो डेटाबेस है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का आपको थोड़ा सा इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, जिसके बेसिस पे आपको पेनिट्रेशन टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको क्रेडेंशियल्स भी मिल जाए कि हाँ ये है लॉगिन, ये है पासवर्ड, और ये है एक नॉर्मल यूज़र के क्रेडेंशियल्स। आप ये लॉगिन करके आप अंदर जाके आप देखिए कि लॉगिन करने के बाद कोई सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं वगैरह वगैरह, राइट। ये हो गया ग्रे बॉक्स। और जो वाइट बॉक्स है वो है दूसरा एक्सट्रीम, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरा दे देंगे, जहाँ तक आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो पूरा आपको मिल जाएगा, राइट। और लॉगिन के जो क्रेडेंशियल्स है उसमें नॉर्मल यूज़र का अकाउंट भी आपको मिल जाएगा, उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट भी मिल जाएगा, आपको उसका सोर्स कोड भी एक्सेस होगा, तो आप इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी आप देख सकते हो, राइट। तो ये है वाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो अल्टीमेटली पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका एक टारगेट है और आप इस टारगेट को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको टटोल के देखने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर कैसे आप ब्रेक करके आप इसको ब्रेक करके आप कैसे अंदर घुस के पूरा इस पर एक कंट्रोल ले सकते हैं। ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ओवरऑल मकसद। और ये जो है ये ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स और वाइट बॉक्स अलग अलग लेवल्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। ओके, अब जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलावा और भी कुछ स्किल्स अगर होते हैं इंसान के पास तो और भी अच्छा है, वो एक तरह से सोने पे सुहागा वाला चीज़। तो इससे क्या होगा कि आप अलग अलग कैरियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। तो एक तो हो गया कि आपका जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो फाउंडेशन है, जो मैंने प्रीवियसली वो जो डायग्राम है उसमें दिखाया, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो आपका हो गया फाउंडेशन। लेकिन इसके आगे अगर आप ये जो एडिशनल स्किल्स है, अगर ये स्किल्स आपके पास हैं या फिर आप सीख सकते हो, तो आपके लिए अलग अलग और स्किल्स ओपन अप, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अलग अलग स्किल्स ओपन अप हो जाएंगे। जैसे एथिकल हैकिंग हो गया, या फिर रेड टीम इंजीनियर हो गया, या फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, या फिर सिक्योरिटी रिसर्चर हो गया, राइट। तो ये एडिशनल स्किल्स कौन से हैं? तो ये एडिशनल स्किल्स है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब जहाँ पे आपके पास वो आपके पास स्किल है कि आप एक सॉफ्टवेयर है जिसका सिर्फ आपके पास एग्जीक्यूटेबल है, उसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है, राइट। तो उसका सिर्फ एग्जीक्यूटेबल है, मतलब जैसे मान लीजिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का केस हो गया तो आपके पास EXE फाइल है, या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का केस आ गया तो आपके पास .apk फाइल है, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो आपके पास DMG फाइल है वगैरह, राइट। तो यहाँ से जो हैकर्स होते हैं या फिर जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो करने वाले होते हैं, तो वो अलग अलग टूल्स यूज़ करके, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करके, वो अलग अलग तरीके यूज़ करके, मतलब इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियर करके वो समझने की कोशिश करते हैं कि अरे हाँ ये ऐसे काम करता है, ये जो है ये ऐसे काम करता है, और उसके हिसाब से फिर वो उस पे हैक कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं, उस पे पूरा कंट्रोल पा सकते हैं, या फिर इन जनरल एक उसके ऊपर उनको एक ग्रिप आ जाता है, जिसको फिर वो आगे अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे उस ज्ञान को, राइट। फिर हो गया आपका सोर्स कोड एनालिसिस, ये भी बहुत अच्छा स्किल सेट है, जहाँ पे आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ऑलरेडी मतलब ग्रिप होना चाहिए, राइट। तो जैसे पाइथन हो गया, या जावा हो गया, या PHP हो गया, C# हो गया, राइट। तो जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आते हैं उतना अच्छा, और आपको फिर दूसरों का लिखा हुआ कोड आपको समझना आना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये स्किल सेट है,
तो इसको सोर्स कोड एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि जब आप सोर्स कोड रिव्यू करते हो, किसी और का लिखा हुआ कोड जब आप देखते हो, समझते हो, उसको रिव्यू करते हो, तो उसके अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं, उसके अंदर के जो बग्स हैं, वो आपको नज़र आते हैं। और उसके हिसाब से अगर आप एक हैकर हो तो फिर उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो, या फिर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर हो तो उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन स्किल्स और क्रिएटिविटी ये भी चाहिए। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो है हैकर्स जो है, या फिर जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स है, ये एक तरह से वो नहीं होते जासूस, मतलब डिटेक्टिव्स जो जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वाले, वो वाले जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जहाँ पे मतलब आप एक क्राइम सीन पे आते हैं, फिर आप देखते हैं कि अरे ये यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, यहाँ पे पता नहीं क्या फर्नीचर डैमेज हो गया, यहाँ पे कुछ लिक्विड गिरा हुआ है, यहाँ पे फ़ोन का वायर कट गया, या फिर यहाँ पे कुछ किताबें गिराई गई है, वगैरह वगैरह। तो ये एक क्राइम सीन है। अब ये क्राइम सीन से आपको फिर समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ, राइट। तो वहाँ पे जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन के जो स्किल्स हैं, ये जो है एक इंसान को, मतलब उस डिटेक्टिव को वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से हैकर्स और जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स है, जो जो अ, जो मतलब काफ़ी माहिर होते हैं, ये लोग काफ़ी माहिर होते हैं, इनके पास ये स्किल्स होते हैं, और ये जो है स्किल्स, ये वक्त के चलते और उनके मेहनत के चलते और उनके तजुर्बे के चलते बिल्डअप होते हैं। ये नहीं कि बस ऐसे आ गए और रातों रात ये स्किल्स आ गए, नहीं नहीं, ये इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो जाहिर है कि ये जो मैंने अभी बताया, ये स्किल्स अगर इंसान अगर सीख जाता है तो फिर उसके पास काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी के करियर ऑप्शंस आ जाते हैं।